हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवदिनकर। आई वेलकम टू द चैनल द मैथ्स डिकोड। तो इसमें सेक्शन सी पढ़ने वाले हैं। ये जो भी पेपर है, इसका जो भी नाम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलो, इस सेक्शन सी में इसने बोला पहले क्वेश्चन में, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जब साइड इंक्रीज हो रही है तो हमें गिवन है dx/dt एंड वी आर टू कैलकुलेट द एरिया इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, यानी कि हमें बताना है dA/dt व्हेन द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर। जब ट्राइंगल की साइड 15 सेंटीमीटर है तब। तो जो हमें इसमें गिवन है वो लिख लेते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है इसमें द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग। तो साइड इंक्रीज हो रही है, तो गिवन है इसमें dx/dt। साइड इंक्रीज होने का मतलब dx/dt अगर x साइड हमने मानी है तो dx/dt हमारे पास है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेयर लेट x इज द साइड, x इज द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो x हमने क्या लेट किया है, ट्राइंगल की साइड को लेट किया है, और वो इंक्रीज हो रही है, मतलब dx/dt हो रहा है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द dA/dt, कि एरिया किस स्पीड से, रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो d/dt, अब ये जो एरिया है ए इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड आपने इसमें मानी है x। आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो √3/4 तो कॉन्स्टेंट है, √3/4 एज इट इज रहेगा, एंड द डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर इज 2x। और x का तो डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा ना, dx/dt। फिर से क्यों होगा? क्योंकि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं वो है t, और यहाँ पे फंक्शन है x में। तो जब वेरिएबल बदलता है तो उस वेरिएबल की फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो यह आ जाएगा √3/2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स x इंटू dx/dt। तो फाइनली हमारा ये आ जाएगा रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एरिया। और इसमें हमें dx/dt गिवन है और x भी गिवन है। इसने बोला ना व्हेन साइड इज 15 सेंटीमीटर, मतलब जब x की वैल्यू 15 हो जाएगी तब एरिया में कितना इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो इधर कर देते हैं √3/2, x हमें गिवन है 15 और dx/dt हमारे पास कितना है 3। तो कितना जाएगा 14 3 45 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है। गॉट इट? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें मतलब सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली एंड मैक्सिमाइज करना है इसको। जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो गिवन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। करते हैं इसका सोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू x प्लस 2y, और हमें कंस्टेंट्स भी गिवन है। कंस्टेंट्स क्या है इसमें? तो गिवन कंस्टेंट्स आर कंस्टेंट है इसमें पहला x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लेट कर लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या जाएगा, y। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं इस लाइन पे 2 पॉइंट करने के लिए हम अपने पास से वैल्यूज लेट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू भी क्या जाएगा 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, y भी कितना जाएगा, y इज इक्वल टू बन जाएगा 1। सो द पॉइंट्स आर, तो इस लाइन पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। सो द पॉइंट्स आर 0 0 एंड 1 1। ठीक है, दूसरा जो कंस्टेंट गिवन है हमें वो क्या गिवन है, x माइनस 2y ग्रेटर देन -2। x माइनस 2y ग्रेटर देन -2 हम लेट कर लेते हैं। लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, यहाँ पर लिख लेंगे 4। फॉर दिस कंस्टेंट हमने लेट किया x माइनस 2y इक्वल्स टू -2। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ करते हैं ये वाला काम। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो क्या y की वैल्यू 1 आएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। सो द पॉइंट्स आर, हम पॉइंट्स निकालते हैं। एक पॉइंट हो जाएगा 0 1 और एक पॉइंट हो जाएगा -2, 0। तो हमारे दोनों कॉन्स्टेंट्स पे दोनों पॉइंट मिल चुके हैं,
और आगे कांस्टेंट बोला इसने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आप जो भी कारीगरी करोगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करोगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, मतलब ये कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। तो हमें जो भी ग्राफिंग वगैरह करनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है। तो आ जाओ हम अब पॉइंट बनाते हैं। तो जो पहली लाइन हमें गिवन है, पहली लाइन कौन सी थी, यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये तो लाइन गिवन थी ना। इसके लिए हमने 2 पॉइंट निकाले हैं, एक तो 0 0 और एक 1 1। तो 0 0 पॉइंट कहाँ पर है, ये है 0 0 पॉइंट, ये रहा, ये 0 0, और 1 1 कहाँ पर होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 1 पॉइंट होगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो इन दोनों से होकर जाने वाली एक लाइन हम बना लेते हैं। तो चलो ध्यान से देखना अब, तो ये हो जाएगी रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। लो जी, अब ये थोड़ी तिरछी विरछी बन जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तो सही बनाने की कोशिश की है मैंने कि सही ही बने, ठीक है। चलो जी, सो दिस इज द लाइन, इस लाइन का नाम लिख देते हैं, इस लाइन का नाम है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो है इस लाइन का नाम, यस सर यही है नाम, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन के लिए हमने जो पॉइंट निकाले हैं उनमें से एक पॉइंट है 0 1 और एक पॉइंट है -2, 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 1, और अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, मतलब एक तो ये वाला पॉइंट है जहाँ मैंने अभी मार्क किया हुआ है, और एक है -2, 0, यही तो होगा -2, 0। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली एक लाइन बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, एक तो ये पॉइंट हो गया अपने पास और एक हो गया ये, ठीक है। आ जाओ लाइन, तो अगर मैंने लाइन ठीक बनाई है तो ये वही लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इस लाइन का नाम लिख देता हूँ मैं, इस लाइन का नाम है x माइनस 2y, क्या था इसका नाम, x माइनस 2y ग्रेटर देन -2। तो x माइनस 2y ग्रेटर देन -2, एक बार फिर से देख लेता हूँ अगर मैंने नाम लाइन का नाम सही लिखा है, तो x माइनस 2y ग्रेटर देन -2, यस बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ये बन गया है। अब इन दोनों लाइन से जो कंबाइन होगा एरिया, हमें उस वो चाहिएगा। पहले तो सबसे पहली बात तो इसने बोला है कि जो भी हमें कारीगरी करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है, तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है। अब ध्यान से देखना, अब इसने बोला अब हमें रीजन पता करना है ना, फिजिबल रीजन कौन सा होगा। देखो इसने बोला दिस इक्वेशन के लिए x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। देखो जब भी ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0, आप x एक्सिस पे आओ, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे बैठे रहो, यहीं पे जहाँ पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पे बैठे रहो आप, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, ध्यान से देखना, ये है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ग्राफ राइट साइड बनाओगे, लाइन के राइट साइड। तो ये एक लाइन है, आप इस लाइन पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, इस लाइन की तरफ फेस करके, तो आपका राइट साइड किधर होगा, इधर होगा आपका राइट साइड, ग्रेटर देन 0 बोला ना इसने, तो राइट साइड, यानी कि ग्राफिंग होगी इस रीजन में, ग्राफिंग होगी इस रीजन में। इस लाइन के लिए बात कर रहा हूँ मैं अभी, इस लाइन के लिए, तो इस लाइन के लिए राइट साइड में हम करेंगे ग्राफिंग। तो ये हो गई ग्राफिंग फॉर दिस लाइन, जो ऊपर वाला बोला है उसने, ठीक है, राइट साइड, राइट साइड, ये हो गया फिजिबल रीजन आया, ठीक है, फिजिबल रीजन आ गया। अब दूसरी लाइन देखते हैं, ये जो लाइन है दूसरे वाली, कौन सी लाइन है दूसरी, ए वाली, इसने भी यही बोला कि x माइनस 2y इज ग्रेटर देन -2। अब देखो इस लाइन के x एक्सिस वाले पॉइंट पे यहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, यस हो गए सर खड़े। इस लाइन की तरफ फेस करो, सर फेस भी कर लिया इस लाइन की तरफ, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यस सर ग्रेटर देन है, तो ग्राफ राइट साइड बनेगा, यस सर राइट साइड बनेगा। अगर लेस देन होता तो सर लेफ्ट साइड बनाते। ऊपर और नीचे मत देखा करो, लेफ्ट एंड राइट देखा करो। इस लाइन पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे इसकी तरफ फेस करो, ग्रेटर देन है तो राइट साइड बना दो, ये है राइट साइड, तो राइट साइड आ जाएगा। राइट साइड आने का मतलब ये है कि फिजिबल रीजन चाहिए ना हमें, चलो ये आ जाएगा। राइट साइड का मतलब ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हो जाएगा राइट साइड वाला पोर्शन, ये वाला, ये आ गया अपना राइट साइड वाला, ठीक है। अब हमें चाहिए फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करें, ये जो येलो वाला और ऑरेंज वाला है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही हमारा फिजिबल रीजन है। क्या 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 इस रीजन में दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नो सर इस रीजन में दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या इस रीजन में दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नो सर इस रीजन में दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों जो ग्राफ मैंने बनाए हैं कलर से किए हैं फिजिबल रीजन, ये दोनों ना तो यहाँ पे आ रही है एक साथ, ना ही यहाँ पे आ रही है एक साथ। क्या यहाँ पे आ रहे हैं, यस सर यहाँ पे आ रहे हैं।
क्या ये इन्फाइनाइट तक आगे बढ़ता चला जाएगा? यस, इन्फाइनाइट तक आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर इन्फाइनाइट तक आगे को बढ़ रहा है तो क्या ये फिजिबल रीजन है? नो सर, ये फिजिबल रीजन नहीं है। फिजिबल रीजन तभी होता है जब बाउंडेड हो जाए सभी तरफ से, लेकिन ये तो बाउंडेड है ही नहीं, ये तो अनबाउंडेड है। अगर ये अनबाउंडेड है तो इसमें मैक्सिमम या मिनिमम आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ग्राफिंग वाला वर्क हो गया। ठीक है, अब ग्राफिंग वाला वर्क हो गया तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? हमें यहाँ पे लिखना है because there is no feasible reason, there is no feasible reason। देखो बच्चों, पढ़ाते टाइम ये पूरी संभावना होती है मुझसे या किसी भी टीचर से कि मैं कुछ गड़बड़ कर दूं या कोई भी टीचर कुछ गड़बड़ कर दे। तो अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप अपनी समझ से उस गड़बड़ को ठीक कर लें। ऐसा नहीं कि उस गड़बड़ की वजह से आप जज करने लग जाएं कि नहीं ये गलत है, ये ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, डिकड़ा फलाना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। तो वो नहीं करना है, क्योंकि देखो गलती होने के चांसेस पूरे रहते हैं जब हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना होता है। देयर इज़ नो फिजिबल रीजन ऑफ द, वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, मैं क्या सभी कोशिश करते हैं कि कम से कम गलती हो या गलती हो ही ना, बट फिर भी कभी फ्लो में भी गलती हो जाती है। ओके, देयर इज़ नो फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, सो देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू टू द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, टू द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। गॉट इट? तो आंसर आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है। दो क्वेश्चन है वैसे तो, आपको चूज करना है, इनमें से कोई सा भी एक कर सकते हैं। तो करें, करते हैं। चलो ध्यान से देखेंगे, पहले ऊपर वाला करते हैं। हमें गिवन है इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स, और अपॉन में गिवन हमें 1 प्लस कोस एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। चलो करते हैं इंटीग्रेट। सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों पर, जो न्यूमिनेटर में दो टर्म्स हैं। तो x पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, प्लस साइन एक्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। मैं ये आशा करके चल रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद हैं। अगर याद नहीं है तो क्या को टेंशन ले रहे हो, मैं अभी बताऊँगा ना यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, मतलब इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स के पास पहुँचा सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, और यहाँ पर जाएगा dx। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। ये इक्वल टू का ध्यान रखा करो, x तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर आएगा dx, प्लस साइन एक्स की आइडेंटिटी है, साइन एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2, यस, अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। जहाँ पे आपको 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स ऐसा कुछ दिखाई दे ना, तो वहाँ पर वो ये जो अपनी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई है आइडेंटिटी, इनको लगा के 99% इंटीग्रेशन सॉल्व होते हैं। तो 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, ये जब भी आपको दिखाई दे तो 99% तो क्वेश्चन इन्हीं से सोल्व हो जाएंगे। 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, और 1 माइनस कोस एक्स की आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टी से, इन्हीं आइडेंटिटीज से सोल्व हो जाते हैं। और ये साइन एक्स तो आपको पता ही है, साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। सोल्व करें आगे, तो देखो यहाँ करता हूँ, इधर ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स ऐसे ही रहेगा, 1 कोस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, एंड कोस एक्स बाई 2 से ये एक पावर कट जाएगी, तो बचेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 डी एक्स। गॉट इट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आएगा 1/2 इंटीग्रेशन एक्स, अब तो ये हो ही जाएगा, अब तो आप समझ ही गए कैसे करना है आगे। इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 10 एक्स बाई 2 डी एक्स। तो आगे बताता हूँ, चलो आगे बताता हूँ। यहाँ पे लगेगा क्या, यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, है ना, प्रोडक्ट रूल। और ये तो सिंपली 10x का इंटीग्रेशन कर देंगे log sec x, ठीक। बस यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सी है, सेकंड फंक्शन कौन सी है। उसके लिए आप जानते हैं आइलेट, आइलेट से पहचानेंगे। आई फॉर इनवर्स नहीं है इसमें, एल फॉर लोगरिथम वो भी नहीं है, ए फॉर एल्जेब्रिक टर्म, यस एल्जेब्रिक टर्म है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, और बाद वाली हो जाएगी सेकंड। टी टिग्नोमेट्रिक है ना, तो टिग्नोमेट्री हो जाएगी सेकंड। तो फर्स्ट हम एक्स को मानेंगे और सेकंड मानेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आएगा 1/2
क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, तो एक्स एज इट इज़, द डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसी रहेगी, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वन ही आएगा, और दूसरी फंक्शन करेंगे इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक, ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, प्लस टेन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन होगा log sec x बाई टू, और जो ये x की मल्टीप्लाई में है 1/2, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 और प्लस में लगा देंगे c, तो 1/2 x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, यस सर, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो 10x होता है, तो 10x/2 और जो ये x की मल्टीप्लाई में 1/2 है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस ये 1 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन आएगा कितना 10x/2 और अपॉन में आ जाएगा x की मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी 1/2 है तो 1/2 प्लस में आ जाएगा 2 log sec x/2 प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/2 से तो ये 1/नो ये 1/2 बिल्कुल बाहर है, तो क्या दिक्कत है, 1/2 कॉमन लेके काट सकते हैं, बाहर है तो क्या हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते थे, यहाँ से 1/2 डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे और ये 1/2 काट देंगे, तो ये बचेगा x tan x/2 माइनस इंटीग्रेशन tan x/2 एंड प्लस में 2 log sec x/2 प्लस में आ जाएगा c। करते हैं x tan x/2, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, तो माइनस log sec x/2 और x/2 की जो मल्टीप्लाई में है 1/2 आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2 log sec x/2 प्लस में आ जाएगा c। ओ माय गॉड सर, ये तो कट गया, तो कट गया तो काट देते, क्या दिक्कत है, अगर देखो माइनस प्लस में गड़बड़ हो गई है तो उसको चेक कर लेना, मेरे ख्याल से मैंने तो सही किया है, तो जाएगा x tan x/2 प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रेशन। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन करना है तो पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसको कर देते हैं रफ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपको पूरी ही चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ एक आधा क्वेश्चन ऐसा बच ही जाता है जो आपके समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपने मन बना रखा होता है कि ये तो बड़ा ही तगड़ा है। जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है बहुत सारी चीज़ें, प्रोबेबिलिटी हम ये मानकर चलते हैं कि पता नहीं क्या ही चीज़ है, डरा ही देते हैं प्रोबेबिलिटी हमें, है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो भाई वैसे मेरठ वाले अटेंडेंस लगा सकते हैं भाई, जो जो मेरठ से हैं, क्योंकि हम भी कहीं दूर से ना आए, हम भी यहीं से हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन करते हैं बी को, आ जाओ यस। तो बी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/4 एंड दिस इज टी एक्स अपॉन में आएगा कोस क्यूब एक्स और अंडर द रूट में आएगा 2 sin 2x। तो भैया 2 sin 2x है ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लूँ क्या अभी, हाँ जी कर लो। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, ये तो होता है 2 sin x cos x, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से π/4, अरे यार π/4 और dx अपॉन में आएगा cos क्यूब एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देख लेना मैं क्या करने वाला हूँ, 2 × 2 4 और 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा, ये बच गया sin x × cos x। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ sin x अपॉन cos x इंटू cos स्क्वायर x, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos x से मैंने रूट के अंदर डिवाइड कर दिया है और cos x से रूट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 10 बन जाए और बाहर बन जाए sec, ये cos स्क्वायर x रूट के बाहर आएगा तो cos बन के बाहर आएगा, मतलब ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 एंड डी एक्स और अपॉन में आएगा 2, और देखो यहाँ से रूट के अंदर से कोस स्क्वायर एक्स बाहर निकाल लेंगे तो कोस की पावर 4 हो जाएगा, ये कोस की पावर 4x और अंडर द रूट में बचेगा 10x, ठीक है। अब 1 अपॉन कोस की पावर 4x क्या होता है, 1 अपॉन कोस की पावर 4x, क्या वो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, स्क्वायर नहीं सेक की पावर 4, यस सर सेक की पावर 4 बन जाएगा, सेक की पावर 4x अपॉन में
अंडर द रूट में जाएगा tan x। अब समझे मैंने क्यों किया cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड, ताकि tan और sec बन जाए, क्योंकि tan को t मान के sec रिप्लेस हो जाता है। ये तो बात आपको पता है ना। तो चलो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि sec की पावर 4 है, स्क्वायर होता तो अभी मजा आ जाता। तो क्या दिक्कत है, हम क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, बिल्कुल कर सकते हैं। अपॉन में आ जाएगा अंडर द रूट में tan x, और ये हो जाएगा dx। चलो आगे बढ़ते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4। क्या sec स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी हमें पता है? यस सर, हमें सब पता है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, लिख दो बस। sec स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर एक्स, इंटू में आएगा sec स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ जाएगा अंडर द रूट में tan x, और यहाँ जाएगा dx। अब आ गया ठीक ठीक। अब हम जहाँ जहाँ पे tan दिखाई दे रहा है वहाँ पे t लेट कर लेंगे, मतलब tan x को लेट कर लेते हैं t। तो लेट कर लेते हैं tan x इज इक्वल टू टी। tan x इज इक्वल टू टी हो गया, डिफरेंशियल करते हैं। tan x का डिफरेंशियल इज sec स्क्वायर एक्स dx, और t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt। ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स dx को रिप्लेस कर देंगे dt से। ठीक है सर, हमें ये बात पता चल गई कि ये रिप्लेस हो गया है dt से। यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा। चलो सर, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो tan जीरो रखेंगे, tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। व्हेन x इज इक्वल टू π/4, tan π/4, tan π/4 इनके tan 45 कितना होता है 1, तो लिमिट क्या मिल जाएगी 0 से 1। ठीक है सर, आगे कर दो, इतना तो समझ गए हम। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, आगे बढ़ते हैं। तो tan x को आपने बनाया t, तो हो जाएगा 1 + t स्क्वायर, और अपन में हो जाएगा अंडर द रूट t। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं सर, दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे एक काम कर सकते थे हम यहाँ पे, क्या कर सकते थे, tan x को हम यहाँ पे टी स्क्वायर मान सकते थे, टी स्क्वायर, ताकि ये नीचे वाला रूट हट जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो tan x को हमने माना टी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर dx क्या जाएगा 2t dt। ठीक है सर, 2t dt हो गया। वैन x इज इक्वल टू जीरो, अभी भी t इज इक्वल टू जीरो आएगा। वैन x इज इक्वल टू π/4, अभी भी t इज इक्वल टू 1 आएगा, तो 0 से 1। बस यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे बढ़िया ये हो जाएगा कि यहाँ पे रूट के अंदर टी स्क्वायर आने से नीचे वाला रूट हट जाएगा t, और ये जो dx है sec स्क्वायर dx, इसके प्लेस पर आ जाएगा 2t एंड dt। भैया कौन प्रॉब्लम है? ना जी, कोई प्रॉब्लम ना है। तो चलो आगे, 2 इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 + t स्क्वायर, ये आ जाएगा dt। ओ सर, ये तो मजा ही ना आ गया। करो सॉल्व कर दो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t⁻3/3, और लिमिट क्या है, लिमिट आपकी 0 से 1। लिमिट पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 1 + 1/3 -0, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 4/3, 4/3 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। है जी, क्या दिक्कत है कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेरीफाई दैट दीज लाइन्स गिवन बाय वेक्टर r एंड वेक्टर r आर द स्क्यू लाइन्स एंड हेंस फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो हमें पता करना है कि ये जो लाइन्स है वो स्क्यू लाइन्स है या नहीं। अब ये स्क्यू लाइन्स कैसी होती हैं, चलो बताता हूँ स्क्यू लाइन्स के बारे में, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो दो लाइन्स स्क्यू लाइन्स होंगी, अगर मान के चलते हैं पहली लाइन अपने पास वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 + लैम्डा वेक्टर b1, और अपने पास एक लाइन है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 + लैम्डा वेक्टर b2। तो ये हमारे पास दो लाइन्स हैं। ये दो लाइन कब होंगी स्क्यू? बड़ी ही सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये जो b1 और b2 हैं ये बताएंगे कि लाइन्स स्क्यू है या नहीं है। अगर b1 और b2 एग्जैक्टली डिफरेंट है तो स्क्यू लाइन्स है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि b1 और b1 एंड b2 या तो इक्वल हो जाए, वेक्टर b1 किसके इक्वल हो जाए, वेक्टर b2 के, या तो इक्वल हो जाए, या फिर ऐसा हो कि b1 हमें मिल जाए b2 में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करके, या ऐसा हो b2 हमें मिल जाए b1 में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करके। और जब ऐसा होता है किसी एक वेक्टर में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर मिल जाए, तब वे वेक्टर होते हैं पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है, जब b1 और b2 कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर हैं तब ये लाइन्स होंगी पैरेलल। लेकिन अगर b1 और b2 एग्जैक्टली डिफरेंट है तब ये लाइन्स होंगी स्क्यू लाइन्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये जो भी लाइन्स हैं इसमें जो वेक्टर b1 आएगा लैम्डा के साथ वाला, और इसमें जो म्यू के साथ वाला, अच्छा यहाँ पे म्यू कर लेता हूँ क्योंकि दोनों का अलग अलग होता है, यहाँ पे म्यू दे रखा है ना,
तो और यहाँ पे जो म्यू के साथ वाला वेक्टर आएगा वेक्टर B2 वो एग्जैक्टली डिफरेंट होने चाहिए। और अगर ये स्क्यू लाइन्स हैं तो हमें पता करना है कि भैया इनका बीच की डिफरेंस क्या है, वो हाँ लाइन्स के बीच का क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस बतानी है हमें। तो समझ में आया स्क्यू लाइन्स कैसे पता करेंगे। तो चलो स्क्यू लाइन्स के बारे में पता करना है तो पहले इसको कर लेता हूँ मैं रफ, लेकिन ये चली ना रही है ना, ये लो। अब पहले इनको सही फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं। जो पहली इक्वेशन है वो गिवन है वेक्टर R इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा आई कैप, या मैं सीधे करूँ यहाँ पे सॉल्यूशन कर दूँ सीधा, कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई। चलो सीधा सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन है ना, पहले तो आप क्वेश्चन वगैरह नोट ही करोगे, वेक्टर आर जो गिवन है वो लिखोगे। तो वेक्टर आर यहाँ से मैं थोड़ा सीधा कर रहा हूँ, ठीक। कैसे कर रहा हूँ सीधा, आई कैप के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, बस इतना कर रहा हूँ। तो 1 आई कैप यानी कि आई कैप माइनस लेमडा आई कैप, ठीक भाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लेमडा जे कैप माइनस 2 जे कैप। यहाँ पे के कैप के मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 के कैप माइनस 2 लेमडा के कैप। अभी जो लेमडा वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें एक साथ कर लो, और जो लेमडा वाली वैल्यूज़ नहीं है उन्हें एक साथ, मतलब आई कैप अब एक साथ करो माइनस 2 जे, ये भी बिना लेमडा की वैल्यू है, प्लस 3 के कैप, ये तो एक साथ आ गया। प्लस अभी जो लेमडा वाली वैल्यूज़ हैं इनमें से लेमडा कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा माइनस आई कैप और प्लस जे कैप एंड माइनस 2 के कैप। ये तो आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर आर आ गई है पहली लाइन की, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन को सॉल्व करते हैं। वेक्टर आर इज इक्वल टू, सेकेंड लाइन अपने पास है ये, तो इसमें भी आई की मल्टीप्लाई करो, जे की मल्टीप्लाई करो, के की मल्टीप्लाई करो, तो आएगा म्यू आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2 म्यू जे कैप एंड माइनस जे कैप, और ये आएगा -2 म्यू के कैप एंड प्लस में के कैप। अब वही से बात, जो बिना म्यू वाली वैल्यूज़ हैं बिना म्यू वाली वैल्यूज़ उन्हें एक साथ कर लो, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, प्लस के कैप आएगा माइनस के कैप आएगा, माइनस के कैप ना आएगा, क्यों आएगा माइनस के कैप, क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस में के कैप। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें, बस यही गड़बड़ होती है, ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ की तो बात करा था मैं। अब जो म्यू वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से म्यू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा आई कैप और यहाँ पे आ जाएगा +2 जे कैप एंड -2 के कैप, यस -2 के कैप। अब वेक्टर आर की और वेक्टर आर की इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर करेंगे, कंपेयर द इक्वेशंस, कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, बोथ द इक्वेशंस विद, किसे कंपेयर करेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2, इनसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे A1 आ जाएगा अपने पास, तो वेक्टर A1 कितना आएगा, वेक्टर A1 आएगा, देखो ये रहा ऊपर वाली इक्वेशन में, ये रहा वेक्टर A1, तो ये आएगा, तो आएगा वेक्टर A1 कितना आएगा, कितना आएगा भाई, आई कैप, अरे एक फ़ोन आ गया था इसी वजह से मेरा गड़बड़ हो गया, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, A1 आ गया। वेक्टर B1 लिखते हैं, वेक्टर B1 कितना है, वेक्टर B1 है अपने पास, यहाँ से देख के बताओ वेक्टर B1 कितना है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, ठीक है। एंड वेक्टर ए टू बताओ दूसरी इक्वेशन देख के, आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। और वेक्टर B2 बताओ, वेक्टर B2 कितना है देखकर, वेक्टर B2 है आई कैप +2 जे कैप -2 के कैप, ठीक है। तो ये अपने पास आ गए। अब वेक्टर B1 और वेक्टर B2 को देख के बता सकते हैं, क्या वेक्टर B1 और वेक्टर B2 पैरेलल वेक्टर्स हैं, नो। तो फ्रॉम वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2 वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर और पैरेलल, हैंस वैसे एक बात और कर सकते हैं आप, अगर दो वेक्टर्स को कोलिनियर पैरेलल बताना हो ना,
तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशो भी निकाल लेते हैं। अगर कोफिशिएंट्स का रेशो निकालोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा, है ना। अगर कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल आ जाता है तो उन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स बोल देते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने सीधा लिख दिया है फ्रॉम वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2 वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर वगैरह। अगर आपको करके दिखाना हो तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स को रेशो निकाल लो। यहाँ पे i का कोफिशिएंट है -1 और नीचे है यहाँ पे 1, तो रेशो कितना आएगा -1/1 आएगा, -1/1। यहाँ पे निकालोगे रेशियो तो 1/2 आएगा, और यहाँ पे निकालोगे रेशियो तो 1/1 आएगा। तो ये रेशो इक्वल नहीं है, और अगर रेशो इक्वल नहीं है इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, और अगर कोलिनियर नहीं है इसका मतलब ये स्क्यू लाइन्स है, और अगर कोलिनियर हो जाता तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन्स हो जाती। ठीक है, तो या तो ऐसे करके दिखा दो, नहीं तो दोनों वेक्टर्स को देखकर भी हम लिख सकते हैं कि ये कोलिनियर पैरेलल नहीं है। हेंस लाइन्स बोथ लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स, हेंस बोथ लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स। तो स्क्यू लाइन्स है, ठीक है, ये तो बात प्रूफ हो गई कि स्क्यू लाइन्स है। अब इसने हमसे ये भी पूछा है कि ये भी बताओ कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर a1 डॉट आता है b1 क्रॉस b2 मेरे ख्याल से फॉर्मूला तो यही है, b1 क्रॉस b2। 1 मिनट में अपने दिमाग पर जोड़ डालूँ, आप भी अपने दिमाग पर जोड़। हाँ वैसे तो सही है। अगर आप इसे, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे बुक में देखोगे ना, ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, और डॉट प्रोडक्ट में टर्म्स आगे पीछे लिखी हो सकती हैं। तो अगर आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है ना b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, तो भी सेम बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में टर्म्स आगे पीछे लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। तो चलो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ से, a2 माइनस a1 चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए, और उसका मोड चाहिए। तो नाउ हम कैलकुलेट करते हैं वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1 यानी कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो कर दे माइनस। तो आई कैप माइनस आई कैप कितना आएगा, 0 है जी, ध्यान से करना एकदम, a2 माइनस a1। तो आई कैप माइनस आई कैप आएगा 0, तो 0 नहीं लिखते। माइनस जे कैप, और माइनस करेंगे -2j कैप तो प्लस हो जाएगा। तो 2j कैप में से, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। कभी तुम ये बोलोगे सर बहुत डायरेक्ट कर रहे हो, आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। चलो तो ये जाएगा आई कैप माइनस आई कैप 0, ये माइनस का जे कैप, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2j कैप। तो माइनस का जे कैप प्लस का 2j कैप, तो क्या ये जे कैप आएगा, यस सर। ये माइनस के कैप और ये माइनस का 3k कैप, माइनस के और -3k -4k कैप। a2 माइनस a1 तो आ गया। अब निकालते हैं b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं b1 क्रॉस b2, वो निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट बना के। यहाँ लिखेंगे i j एंड k। आई कैप का कोफिशिएंट b1 में क्या क्या है, कहाँ है b1, आ जाओ b1, -1 1 और -2, -1 एंड 1 और -2। b2 में देखो, b2 में क्या है, आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट 1 2 एंड -2, 1 2 एंड -2, 1 2 एंड -2। करते हैं इसको सॉल्व, एक्सपेंड करते हैं, ये आएगा आई कैप के लूँगा, एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 के मल्टीप्लाई -2 में करेंगे -2 माइनस, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो ये जाएगा +4 माइनस जे कैप। ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपा लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं -2 और -1 की तो 2 माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो +2 आ जाएगा, प्लस में आएगा के कैप। ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -2 एंड -1, तो ये आएगा 4 -2 यानी कि 2 आई कैप, 2 + 2 यानी कि 4 जे कैप, -2 -1 दैट इज -3 के कैप। तो आपके पास आ गया है b1 क्रॉस b2। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आ गया आपके पास 2 आई कैप -4 जे कैप -3 के कैप। नाउ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में देखो इसका मैग्नीट्यूड भी तो आ रहा है। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का निकाल लेते हैं हम मैग्नीट्यूड। तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अंडर द रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर 16, एंड के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 4 13, 13 + 16 √29। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया है, √29 आ गया मैग्नीट्यूड। तो ये भी हमने निकाल लिया है, b1 क्रॉस b2 भी आ गया है। अब हमें और क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट, a2 माइनस a1 यानी कि जो आपने a2 माइनस a1 निकाला है इसका, और b1 क्रॉस b2 जो आपने निकाला है ये रहा b1 क्रॉस b2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए।
तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, चलो करते हैं। नाउ A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 आया आई कैप नहीं जे कैप माइनस 4K कैप, और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 3K कैप। तो सॉल्व करते हैं इसको। डॉट प्रोडक्ट निकालना तो तुम्हें आता ही है, कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 0, आई कैप के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट में, जे कैप के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई जे कैप में, के कैप वाले की के कैप में। यहाँ पे आई कैप वाला है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ पे -4, तो 1 और -4 की मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। और के कैप यहाँ पे -4 और यहाँ पे -3, 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यानी कि -4 और -3 करेंगे तो 12 आएगा। ये कितना जाएगा आपका 8। नाउ अब वो फॉर्मूला आपको पता ही है, सब चीज़ हमें निकल गई, तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ऊपर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो कि आपने अभी अभी निकाला है 8, नीचे आएगा डिटर्मिनेंट जो कि आपने निकाला है √29। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8/√29। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइन्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 30 में इसने बोला द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग एब्सेंट इन ए क्लास ऑन सैटरडे इज एज फॉलोज। तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, तो ये टेबल आपको दिख रही होगी, थोड़ा लो ये कर देते हैं। तो ये इसने बोला कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इससे आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको पी कैलकुलेट करना है और एक आपको मीन भी कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो मेरे ख्याल से एक थोड़े से दो तीन क्वेश्चन ही दिए हुए इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, वो भी एग्जांपल्स में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो अगर आपको निकालना है पी, आपको निकालना है पी, तो पी निकालने के लिए हम एक बात जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें गिवन है, सोल्यूशन करते हैं, तो इसको अब थोड़ा छोटा कर दूँ वापस वहीं पे। हाँ जी, चलो अब देखो इधर करता हूँ साइड में। अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और आपको पी निकालना है, सुनो, तो वी नो दैट in a probability distribution, in a probability distribution, किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इन ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपको पी एक्स गिवन है, ये जो आपको पी एक्स गिवन है, तो समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू होता है 0, वो सॉरी 0 नहीं 1, समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू होता है 1। जितने भी आपको पी एक्स गिवन है उन सभी का सम कितना होगा 1। तो दिस इंप्लाइज दैट जितने भी आपको पी एक्स दिखाई दे रहे हैं उन सभी का सम कर दो, पी एक्स यानी कि पी प्लस 2p प्लस 3p प्लस में आएगा p इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा 1। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7p, तो 7p इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7। p की वैल्यू कितनी आ गई है 1/7। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, इसने पूछा था कैलकुलेट p। सेकंड इसने पूछा है कैलकुलेट द मीन, कैलकुलेट द मीन। अब मैं मीन कैसे निकालते हैं, फिर से सुनो मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स, समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 0 इंटू पी करेंगे 0 प्लस 2 इंटू 2p करेंगे 4p प्लस 4 इंटू 3p करेंगे 12p प्लस एंड 5 इंटू पी करेंगे तो 5p, है ना, 5p इज इक्वल टू, देखो ये मीन निकालने का फॉर्मूला है और ये अगर आपको पी की वैल्यू निकलवाई है तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। इन सभी को ऐड करेंगे तो 4 और 12 और 6 कितना आएगा 16, 16 और 5 कितना आएगा 21, कितना आएगा 21p। अब पी की वैल्यू आपने निकाली हुई है, पी की वैल्यू निकाली है तो पुट कर देते हैं। तो 21 इंटू पी की वैल्यू 1/7 है, तो मीन कितना जाएगा 3। सो द मीन ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑन सैटरडे विल बी 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर दूँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा, बस इनमें 2 प्रॉपर्टी याद रखनी, तो ये वाली प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी। तो रफ कर रहा हूँ मैं, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हुआ करे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लो जी, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में इसने बोला कि फॉर द वैकेंसी एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर 3000 कैंडिडेट्स सबमिटेड देयर एप्लीकेशन। फ्रॉम द डेटा इट वाज रिवील्ड दैट 2/3 ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स वर फीमेल्स। तो भैया टोटल कितने हैं, टोटल हैं 3000, टोटल कैंडिडेट कितने हैं 3000।
जिसमें से फीमेल कितनी है, 2/3, 2/3 कितनी है फीमेल, यानी कि 2000, 2/3 कितने बैठेगा, 2000 बैठेगा, एंड द अदर वर मेल, और बाकी कौन थे, मेल थे, तो मेल हो जाएंगे 1000, सीधी सी बात है, ठीक है। द सिलेक्शन फॉर द जॉब वाज डन थ्रू ए रिटन टेस्ट, जॉब के लिए जो सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट से होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स इंडिकेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल गेटिंग ए डिस्टिंक्शन इन रिटन टेस्ट इज 0.4। एक मेल जो है जब वो एग्ज़ाम देगा उसकी डिस्टिंक्शन आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, एंड दैट ए फीमेल गेटिंग ए डिस्टिंक्शन इज 0.5, और जब फीमेल एग्ज़ाम देगी उसकी डिस्टिंक्शन आएगी तो उसका प्रोबेबिलिटी 0.35 है। Find the probability that the candidate chosen at random will have a distinct written test। सबसे पहला काम है इसमें E1 फाइंड करना, E2 फाइंड करना और A फाइंड करना, क्योंकि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। बेस थ्योरम मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बेस थ्योरम इस टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड रहती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो या बेस थ्योरम हो प्रोबेबिलिटी की, तो हमें E1 E2 E3 E4 जितनी भी दे रखी होंगी वो सभी, और ए में हमें करना क्या है, कौन सी इवेंट हमें पता करनी है वो हमें पता होना चाहिए। E1 का मतलब ये है कि हमें पहले जो बंदे हैं वो कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, या पहली इवेंट कहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो E1 में इसने बोला 2000 उसमें फीमेल्स हैं, तो E1 में मान लेते हैं हम कि फीमेल को चूज़ करने की जो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, तो इवेंट the person selected from female, the person is selected from the females। तो आपने फीमेल्स में से एक पर्सन सेलेक्ट किया। इवेंट E2 मान लेते हैं, ये सब ऐसे ही करना है आपको। सोल्यूशन में पहले आपको इवेंट E1 लिखनी है। इवेंट हम क्या कर रहे हैं, हम फीमेल्स में से एक बंदा सेलेक्ट कर रहे हैं, और इवेंट E2 द पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम मेल्स, द पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम मेल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले इवेंट E1 E2 E3, अगर यहाँ पे ऐसा होता चलो कि यहाँ पे 4000 हो जाते, 4000 में से 20 साल वाले 2000 बंदे हैं, 30 साल वाले 1000 बंदे हैं, 40 साल वाले 1000 बंदे हैं, तो हम क्या करते, इवेंट E1 E2 E3 बनाते, एक पर्सन सेलेक्ट करते जो 20 साल का है या 20 साल से कम है, फिर E2 बनाते जो पर्सन 30 साल का या उससे कम है, E3 बनाते जो पर्सन 40 साल का या उससे कम है, तो फिर E1 E2 E3 बन जाता। तो यहाँ से देख के ही हमें E1 E2 E3 E4 बनाने हैं। वैसे तो ज़्यादातर 2 तक ही आएगा। तो हमने एक तो फीमेल गिवन है, एक हमें मेल गिवन है, और इवेंट ए में क्या बोला उसने, डिस्टिंक्शन आनी चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट चूजन, जो हमने कैंडिडेट चूज किया है एट रैंडम विल हैव ए डिस्टिंक्शन। तो अकरिंग ऑफ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम, अकरिंग ऑफ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम, अकरिंग ऑफ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम, ठीक है। अब देखो डिस्टिंक्शन आनी चाहिए एग्जाम में, तो डिस्टिंक्शन फीमेल की भी आ सकती है, डिस्टिंक्शन मेल की भी आ सकती है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे A/E1, A/E1 निकालेंगे। A/E1 निकालें, A/E1 का मतलब क्या है, A/E1 का मतलब है, A/E1 का मतलब है, E1 क्या है फीमेल, और A का मतलब क्या है डिस्टिंक्शन, मतलब फीमेल के डिस्टिंक्शन आनी है, फीमेल की डिस्टिंक्शन आनी चाहिए रिटन एग्जाम में, जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन हमें 0.35। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग डिस्टिंक्शन व्हेन इट इज़ मेल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब डिस्टिंक्शन आनी है, और E2 का मतलब हमारे पास जो सिलेक्टेड पर्सन है वो मेल है, तो मेल के डिस्टिंक्शन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4 है, 0.4। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वी नो दैट। हमें अल्टीमेटली पता तो यही करना है ना कि जो बंदा हमने सिलेक्ट किया है उसकी डिस्टिंक्शन आनी चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ए की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, और अगर आगे भी E3 दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। E1 में क्या है फीमेल्स हैं, और फीमेल्स ने बोला 2/3 है, फीमेल्स कितनी है 2/3, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3, या ऐसे भी कर सकते हैं 2000 फीमेल्स हैं और टोटल कैंडिडेट 3000 है, तो 2/3 आ जाएगी, इंटू A/E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, A/E1 की प्रोबेबिलिटी है 0.35 प्लस E2, प्रोबेबिलिटी E2 मतलब मेल, अगर 2/3 फीमेल है तो 1/3 मेल है, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं 2000 फीमेल 1000 मेल अपॉन में 3000, तो मेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और A/E2 कितना गिवन है हमें 0.4, मेल के डिस्टिंक्शन आने की प्रोबेबिलिटी।
तो ये हो जाएगा, आगे करते हैं सॉल्व, 0.35 इंटू 2 7, 0.7/3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 0.4/3, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 प्लस 0.4, ये आ जाएगा आपका चलो 1.1/3, पॉइंट हटा देंगे नीचे आ जाएगा 0। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्टिंक्शन ऑफ द आइदर कैंडिडेट विच इज चूजन विल बी 11/30। बात समझ गए। एक तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, E1 E2 और ए कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी याद रखना। तो E1 E2 ए आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसने बोला स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the curve x axis between x is equal to -6 and x is equal to 0। तो पहले तो स्केच करो फिर उसका एरिया निकाल लो। चलो पहले स्केचिंग करते हैं। तो गिवन फंक्शन यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। गिवन फंक्शन इज एफ एक्स यानी कि y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3। ये y का मतलब fx ही है, यहाँ पर y के प्लेस पे fx भी लिख सकते हैं। तो ग्राफ स्केच करने के लिए देखो एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे बता दो सर, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3, मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो y हमेशा पॉजिटिव आएगा। मोड का मतलब क्या है, पॉजिटिव। y पॉजिटिव आएगा मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी y पॉजिटिव है, बट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। मतलब ग्राफ जो भी बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इसका ग्राफ जो बनने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला है। बात कन्फर्म है? यस सर बात कन्फर्म है। तो स्केच करा दो, चलो जी स्केच करा दो। तो इसके लिए हम वैल्यूज एक्स की लेट करेंगे, वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो लेट कुछ मैं रैंडम वैल्यूज रख रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 है ना, x प्लस 3, तो मैं -4 -3 -2 ये वैल्यूज रख रहा हूँ। ठीक है चलो ओके। तो लेट x इज इक्वल टू -6 रख लेते हैं पहले, -6। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 इज -3 एंड द मोड ऑफ -3 इज +3 है ना। x इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5, -5 प्लस 3 कितना होगा 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सो द पॉइंट इज यहाँ पे मिल जाएंगे हमें पॉइंट क्या मिलेगा यहाँ पे -6 3 मिल जाएगा पॉइंट। यहाँ पे हमें पॉइंट क्या मिलेगा, -5 2 मिल जाएगा पॉइंट। ऐसे ही हमें पॉइंट पता करने हैं, इन पॉइंट से ही तो निकलेगा ग्राफ। चलो तो x की वैल्यू जब आप -4 पुट करोगे तो y आ जाएगा 1। सो द पॉइंट विल बी -4 and 1। नाउ जब x की वैल्यू आप -3 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 0। सो द पॉइंट विल बी -3 and 0। ठीक है। व्हेन x की वैल्यू आप -2 पुट करोगे अगेन y की वैल्यू बन जाएगी 1, क्योंकि देखो x की वैल्यू -2, 3 में से 2 जाएगा 1 तो 1 आ जाएगा। तो -2 and 1 विल बी द पॉइंट। x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा इस बार, क्योंकि x की वैल्यू -1, 3 में से 1 जाएगा 2। सो द पॉइंट विल बी -1, 2। एंड जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। सो द पॉइंट विल बी 0, 3। तो इतने सारे पॉइंट मैंने निकाल दिए हैं। अब चलो इसको ग्राफ में बना देते हैं पहले, फिर बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ग्राफ पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ग्राफ कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। चलो तो इसमें पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ भी तो बनाना है। कहाँ है ग्राफ, वो तो मैंने डाउनलोड किया था ग्राफ, ये रहा। ठीक है हम बनाते हैं ग्राफ। तो पहले बना लेते हैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बनानी है। ये होगी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी है, इसको बना लेते हैं। ये होगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और अभी जो हमने पॉइंट्स बनाए हुए, पॉइंट्स क्या क्या है, एक पॉइंट है -6, 3, एक्स की वैल्यू -6, वाई की वैल्यू 3। तो एक्स की वैल्यू -6 तो इसकी पार चली जाएगी। चलो -5 से बना लेते हैं, एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 2 है। एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 2, तो ये तो आएगा पॉइंट, यही आएगा पॉइंट। एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 2, यस ये हो जाएगा पॉइंट। एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू कितनी है 1, एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू कितनी है देखो ऊपर 1, यानी कि -4 1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये वाला एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 1, और फिर एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0। यहाँ पे 1 2 3, यस एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0। फिर एक्स की वैल्यू आपने कितनी ली थी, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 0। फिर एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -2 पर वाई की वैल्यू 1 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 1। फिर एक्स की वैल्यू
-1 y की वैल्यू 2, ये तो है, और x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ग्राफ। तो इसको बना देते हैं चलो। वैसे तो ये आगे तक ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया, और इधर भी आगे को ऐसे चलता चला जाएगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ग्राफ। अब उसने पूछा क्या आपसे, उसने पूछा है x की वैल्यू -6 से लेके 0 तक। कहाँ है पर, चलो ठीक है। तो ये ग्राफ तो बन गया हमारा, ये यही आपका ग्राफ, ये जो y इक्वल टू मोड ऑफ x+3 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये अपना ग्राफ पूरा हो गया, बस इतना ही करना है ग्राफ बनाने में। तो अब हमें करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना -6 से लेकर 0 तक मोड ऑफ x+3 dx। अब एक बात बताओ, अगर आपने MCQs वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब मोड के अंदर फंक्शन है तो हमें लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। लिमिट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ पर ये नेगेटिव बन रहा है उस इंटरवल को अलग, और जहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है उस इंटरवल को अलग। देखो यहाँ से देखोगे तो यहाँ तक ये डिक्रीजिंग होता जा रहा है, और यहाँ से होता जा रहा है इंक्रीजिंग, यानी कि -3 तक ये डिक्रीज होगा और -3 से आगे हो जाएगा इंक्रीज, यानी कि -3 तक नेगेटिव रहने वाला है और उससे आगे पॉजिटिव। यहाँ से भी देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू -6 पुट करोगे तो ये नेगेटिव है, -5 पुट करे हो तो भी नेगेटिव, -4 पुट करे हो तो भी नेगेटिव, -3 पुट करे हो तो 0, यानी कि -6 से लेकर -3 तक ये नेगेटिव बनेगा। तो इसका जो इंटरवल ब्रेक होगा वो -6 से -3 होगा, और -3 से आगे पुट करोगे प्लस, -3 से आगे -2 रखोगे तो पॉजिटिव, -1 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव, और 0 रखोगे तो भी पॉजिटिव। तो -3 से 0, तो ये दो इंटरवल आ गए जिसमें यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है फंक्शन और यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन -6 से -3, और यहाँ पे बन रहा है नेगेटिव x+3, और यहाँ पर आगे आगे इंटरवल में क्या बनेगा, आगे इंटरवल में -3 से लेकर 0 तक ये बनेगा पॉजिटिव x+3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करना तो हमें आता ही है, इंटीग्रेशन करने में तो दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख देंगे, यहाँ पे ये सब पॉइंट भी लिख लेना, यहाँ पे जो भी पॉइंट है, मैंने पॉइंट नहीं लिखे हैं। चलो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन x² प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, और जी लिमिट है -6 से -3 प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे x² प्लस 3, और लिमिट क्या आपकी -3 से 0। लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस पहले रखते हैं अपर लिमिट, x के प्लेस पे -3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9/2, और यहाँ पुट करेंगे तो -9। ठीक है, अब लगाएंगे माइनस, अब लगेंगे लोअर लिमिट, तो -6 का स्क्वायर 36/2, और यहाँ पर रखेंगे तो -18। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे 0 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस अब रखते हैं लोअर लिमिट, यानी कि -3 का स्क्वायर 9/2, और प्लस में आ जाएगा 3x है ना, यहाँ पे 3x, तो 9/2 आ गया 3 का रखने के बाद, और यहाँ पर आ जाएगा -9। ठीक है, तो ये आएगा, सॉल्व करते हैं इसको। 2 से काटेंगे कितने टाइम्स कटेगा, 2 से काटेंगे तो 18 टाइम्स कटेगा, और 18 - 18 तो 0 हो जाएगा, 18 - 18 क्या हो जाएगा 0, तो ये तो 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैंने सही किया है, ये मैंने सही किया बिल्कुल। तो चलो आगे करते हैं, ये आएगा -9/2 एंड प्लस में 9, और ये क्या आएगा माइनस में 9/2 एंड प्लस में 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, एंड -9/2 कितना हो जाएगा 9, तो आंसर कितना जाएगा 9। तो द एरिया विल बी 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सही है, बिल्कुल सब सही है। ये तो सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पसंद आया तो क्या करना है, इसको लाइक वाइक भी कर देना, कमेंट वमेंट कर देना अपना, जो भी कोई डाउट हो या मैंने इसमें कहीं पे गड़बड़ कर दी हो वो भी लिख देना, जो भी करना हो बस कर देना।